कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रीटमेंट्स हैं उनमें शामिल है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। हमने ऑलरेडी कीमोथेरेपी से रिलेटेड 2 वीडियोस बनाई हैं कि ये क्या है और इससे रिलेटेड 5 ऐसे फैक्ट्स जो आपको ट्रीटमेंट कराने से पहले ज़रूर पता होने चाहिए, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये हम सब जानते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी डॉक्टर्स द्वारा कैंसर में दिए जाने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन अक्सर लोगों ने रेडियोथेरेपी नाम के बारे में तो सुना होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि रेडियोथेरेपी है क्या, ये आई कहाँ से है, ये काम कैसे करती है, इसको कब और किस लिए दिया जाता है और इसको कराने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स को आप नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं। इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आप रेडिएशन थेरेपी कराने के डिसीजन लेने से पहले ये सारी चीज़ें समझकर आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी है क्या और ये आई कहाँ से है। रेडिएशन थेरेपी कोई आज की थेरेपी नहीं है, बल्कि इस थेरेपी का आविष्कार 1895 में एक्सरेज के इन्वेंशन के बाद हुआ, जब विलियम कॉनराड रॉटनजन ने एक्सीडेंटली एक नई प्रकार की कैथोड रे ट्यूब बनाई जो मांस से पेनिट्रेट कर गई। आसान शब्दों में उस आविष्कार के ज़रिए वो शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे थे और उनके बारे में जान पा रहे थे, जिसको उन्होंने एक्सरेज बुलाना शुरू कर दिया था। ये एक बहुत ही शानदार आविष्कार थी। वो डिस्कवरी दुनिया भर में तेज़ी से फैल गई और लोगों ने उसका इस्तेमाल शरीर के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए शुरू कर दिया, जैसे हड्डी टूटने के लिए, दूसरी बीमारियों को ढूंढने के लिए और साथ साथ कैंसर को ढूंढने के लिए भी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि जो रेज उससे निकल रही थी, जब उन रेस की इंटेंसिटी बढ़ाई तो उन्होंने देखा कि उससे कैंसर सेल्स बढ़ना शुरू हो गए और उसका पहली बार इस्तेमाल 1896 में फ्रेंच फिजिसिस्ट एंटोनी बैरकरेल ने किया। अगले कुछ सालों में उसका इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और इससे रिलेटेड नई नई टेक्निक्स का आविष्कार हुआ। शुरू में जो रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल होती थी उसमें एक्सरेज को लो एनर्जी सोर्सेज के ज़रिए दिया जाता था और काफ़ी हफ्तों और सालों तक वो दिया जाता था। इन ट्रीटमेंट्स का गोल होता था कैंसर सेल्स को मारना और आसपास के टिश्यूज़ को डैमेज करने से रोकने का। ये सारा काम पहले मैनुअली करा जाता था, जिस वजह से हेल्दी सेल्स ना चाहकर भी काफ़ी डैमेज हो जाते थे। लेकिन फिर इस पे रिसर्च के साथ और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ ये थेरेपी और प्रिसाइज होने लग गई और हेल्दी सेल्स को छोड़ के ये स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करने लग गई। कैंसर के इलाज के लिए जो सबसे पहले रेडिएशन का उपयोग किया गया था वो था 1903 में, जब पियर क्यूरी ने एक पेशेंट को रेडियो एक्टिव मटीरियल से ट्रीट किया था। लेकिन रेडिएशन थेरेपी के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा योगदान 1910 में मैरी क्यूरी ने दिया, जब उन्होंने रेडियम का यूज़ किया। उसके बाद 1920s और 1930s में रेडिएशन थेरेपी में कई एडवांसमेंट्स हुए, स्पेशली तब जब रेडियम इंस्टीट्यूट ऑफ वियना के डॉक्टर्स ने उसका उपयोग स्किन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में किया। और फिर ऐसे ही अलग अलग मशीन्स बनी, थेरेपीज़ बनी, जिसमें एक मशीन के ज़रिए पेशेंट को हाई एनर्जी गैमा रेज दिए जाते हैं और ऐसे ही नए नए आविष्कार आते गए और रेडिएशन थेरेपी डेवलप होती गई। आज के टाइम में जो अलग अलग प्रकार की रेडिएशन थेरेपी दी जाती है उसमें शामिल है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी और सिस्टमैटिक रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन वेव्स मशीन्स के द्वारा बॉडी के बाहर से ही दिए जाते हैं। इस ट्रीटमेंट के दौरान मशीन का पोजीशन बार बार चेंज किया जाता है, जिससे अफेक्टेड एरिया में ही केवल रेडिएशन एक्सपोज हो और इससे कम डैमेज हो। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी में एक छोटा रेडियो एक्टिव मटीरियल को ट्यूमर के पास रख दिया जाता है, जिससे वो रेडिएशन एमिट करते हैं, जिस वजह से कैंसर सेल्स ख़त्म होते रहते हैं और ट्यूमर श्रिंक होता है। ये जनरली प्रोस्टेट, सर्वाइकल, ब्रेस्ट, लंग कैंसर में दिए जाते हैं। ये मेथड एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी से ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन वेव सीधा कैंसर अफेक्टेड एरिया में जाते हैं। और तीसरा सिस्टमैटिक रेडिएशन थेरेपी, जिसमें पेशेंट को रेडियो एक्टिव लिक्विड, कैप्सूल या इंजेक्शन के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। ये ट्रीटमेंट यूजुअली एडवांस स्टेज कैंसर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कैंसर सेल्स बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो चुके होते हैं। इन 3 तरीक़ों से मेजरली रेडिएशन ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अब रेडिएशन थेरेपी की ट्रीटमेंट ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी भी कैंसर के स्टेज और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि ये एक तरह की रेज ही है, इसलिए रेडिएशन थेरेपी और ट्रीटमेंट के दौरान आपको कुछ फील नहीं होता, क्योंकि वो ट्रीटमेंट वैसा फील होता है जैसे एक्सरे है। तो ट्रीटमेंट के दौरान आपको कोई दर्द नहीं होता।
आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। इसका एक सेशन कुछ 10 से 12 मिनट के बीच रहता है। स्टेज और कैंसर के टाइप को ध्यान में रख के इस थेरेपी को कई बार कॉम्बिनेशन में दूसरे ट्रीटमेंट्स के साथ भी दिया जाता है, जैसे कि सर्जरी और कीमोथेरेपी। यूजुअली रेडिएशन थेरेपी 5 से 7 हफ्तों तक चलता है और पेशेंट को कई बार हफ्तों में 5 से 7 बार रेडिएशन थेरेपी के सेशंस के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेज हैं, इसीलिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेडिएशन के साथ आती है वो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म में फटीग, स्किन रैशेस, बर्न्स या फिर लॉन्ग टर्म में गंभीर डैमेजिंग साइड इफ़ेक्ट्स। पर क्योंकि ये कैंसर है, कई बार सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती और जब दूसरे रास्ते समझ नहीं आते तब रेडिएशन ट्रीटमेंट को आप छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जो या तो इन रेडिएशन के डैमेजिंग इफेक्ट से आपको प्रोटेक्ट करेगी या आपके इन ट्रीटमेंट्स की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। इसको मेडिकली टर्म किया जाता है रेडियो सेंसिटाइजर्स और रेडियो प्रोटेक्टर्स। रेडियो सेंसिटाइजर्स वो चीज़ें होती हैं जिनको ऐड करने से आप रेडिएशन थेरेपी को और पावरफुल बना देते हैं और वो कैंसर सेल्स को आसानी से मार पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेडियो प्रोटेक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जिनको शामिल करने से आपके हेल्दी सेल्स को रेडिएशन के डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स मौजूद है जिस पर रिसर्च की है जिनको शामिल करने से आपको इसके डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगी। उन सब में से हमने 5 ऐसे सबसे शक्तिशाली नेचुरल प्रोडक्ट्स को अलग किया है जो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग दोनों रेडियो प्रोटेक्टिव और रेडियो सेंसिटाइजिंग इफेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहला है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन एक कंपाउंड है जो कि हल्दी के अंदर पाया जाता है, जो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एक बहुत ही शक्तिशाली कंपाउंड है। इनफैक्ट रेडिएशन थेरेपी के साथ हल्दी को लेने से ट्यूमर सेल्स को मारने के चांसेस तो तेज़ी से बढ़ते हैं ही, लेकिन इस साथ साथ आपके हेल्दी सेल्स को रेडिएशन के डैमेजिंग इफेक्ट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक स्टडी में ये देखा गया है कि जो हेड और नेक कैंसर पेशेंट्स रेडिएशन थेरेपी कराते हैं, जब वो हल्दी से मुंह को रेगुलरली गागल करते हैं, वो ओरल म्यूकोसाइटिस को होने से रोक सकते हैं और उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक 2022 की रीसेंट स्टडी में भी आपको कर्क्यूमिन और अलग अलग कैंसर्स के बारे में पता चलेगा कि कैसे रेडिएशन के इफेक्ट्स को बढ़ाती है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगला कंपाउंड है एपिगेलोकैटेजिन 3 गैलेट, जो कि ग्रीन टी के अंदर का एक कंपाउंड है और एक बहुत ही शक्तिशाली रेडियो सेंसिटाइज़र है। सिर्फ यही नहीं, ये भी रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स के लिए जाना जाता है। हालांकि रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स की स्टडीज़ अभी भी इतनी अवेलेबल नहीं है, बट लैबोरेटरी और एनिमल स्टडीज़ के हिसाब से ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो प्रोटेक्टर है। तो इस कंपाउंड को भी आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करना ही चाहिए। अगला कंपाउंड है सल्फोराफेन। सल्फोराफेन एक कंपाउंड है जो कि ब्रोकली और दूसरी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में पाया जाता है। सल्फोराफेन के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि कैसे रेडिएशन थेरेपी के समय इसको लेने से कैंसर सेल्स तेज़ी से मरने लगते हैं और फैलने भी कम लगते हैं। अगला कंपाउंड है 6-शेगॉल और 6-जिंजरॉल। 6-शेगॉल और 6-जिंजरॉल जो जिंजर यानी अदरक में पाया जाता है, ये दोनों रेडियो प्रोटेक्टिव और रेडियो सेंसिटाइजिंग इफेक्ट्स के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट जिंजर में ये कंपाउंड 6-शेगॉल आपके रेडिएशन ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में बेहद शक्तिशाली है, जिस वजह से कैंसर सेल्स तेज़ी से मरने लगते हैं, स्पेशली हेड और नेक कैंसर्स में। ऐसी एक दूसरी स्टडी में बताया गया कि 6-जिंजरॉल कंपाउंड कुछ कैंसर्स में रेडियो सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ाता है, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर सेल्स में। सिर्फ यही नहीं, इसको रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है और कुछ लोगों को जैसे रेडिएशन सिकनेस हो जाती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत वैल्यूएबल है। इसीलिए इसको भी अपनी डेली लाइफ में आपको शामिल ज़रूर करना चाहिए। और आखिरी कंपाउंड है रेस्वेट्रॉल। रेस्वेट्रॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि रेड ग्रेप्स और डार्क चॉकलेट में भरपूर पाया जाता है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड को रेडिएशन थेरेपी के दौरान शामिल करने से आपके हेल्दी सेल्स रेडिएशन के डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्टेड रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये भी आपके ट्रीटमेंट्स को एनहांस करने में बेहद शक्तिशाली है। अलग अलग स्टडीज़ ने कंफर्म किया है कि कैसे रेस्वेट्रॉल रेडिएशन थेरेपी को बढ़ाने में इतनी इफेक्टिव है, इसीलिए इसको तो आपको ज़रूर शामिल करना ही चाहिए। ये है वो 5 शक्तिशाली कंपाउंड्स जो रेडिएशन के हेल्दी सेल्स पर डैमेजिंग इफेक्ट्स को रिड्यूस करने में बेहद शक्तिशाली है और साथ ही उनके कैंसर किलिंग इफेक्ट्स को बढ़ाने में भी बहुत इफेक्टिव है। रेडिएशन थेरेपी कराने का डिसीजन आसान नहीं है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि इसको आपको आंख बंद करके कराना पड़े। समझे कि ये क्या है,
और अपने पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर के लिए खुद रिसर्च करिए कि कैसे और क्या क्या चीज़ें शामिल करके आप इसके इफ़ेक्ट्स को कम कर पाएंगे, जिससे आपका ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव हो और इसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट से आप लंबे समय तक बचे रहें। इसीलिए इन 5 शक्तिशाली कंपाउंड्स को आप अपने ट्रीटमेंट के साथ तो ज़रूर शामिल करिए ही, चाहे खाने के साथ या अलग से सप्लीमेंट्स की तरह लेकर, क्योंकि ये नेचुरल कंपाउंड्स हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और बल्कि ये आपके हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट ही करेंगी। इसीलिए इनको ज़रूर शामिल करिए। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो नीचे कमेंट करके उन्हें मेंशन ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम जल्द से जल्द आपको जवाब दे पाएँ। साथ ही इसको जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। याद रखिए कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।